गुड इवनिंग। आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इनर व्हील प्रेयर से शुरुआत करेंगे। मैं अपनी आईएसओ शीतल गुप्ता से अनुरोध करूंगी कि इनर व्हील प्रेयर करवाएं। थैंक यू भाभी। प्लीज रेज योर हैंड फॉर इनर व्हील प्रेयर। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में ही ईश्वर भर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे। सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे। सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे। इनर व्हील की बढ़ाए यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए। प्रभु यह कृपा प्रदान करो। प्रभु यह कृपा प्रदान करो। धन्यवाद। थैंक यू शीतल। वेलकम भाभी। वर्ल्ड के लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इनर व्हील की सदस्य और इनर व्हील क्लब ऑफ गया की प्रेसिडेंट परिणीता के अंतर्गत वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन के इस वेबिनार में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ आज की स्पीकर डॉक्टर मंजू सिन्हा जी का, जो हमारे क्लब की सदस्य भी हैं। सभी पीडीसी सीनियर मेंबर्स का मैं स्वागत करती हूँ। विभिन्न क्लब से जो भी प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ी हैं, मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। कुछ आईएसओ भी हमारे साथ जुड़ी हैं और शायद कोई इंटरनेशनल से भी एक नाइजीरिया के आईएसओ हमारे साथ जुड़ने वाली थी, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। शीतल को जुड़ी है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई है भाभी। ओके। जो भी आईएसओ मेरे साथ या जो भी दूसरे क्लब की मेंबर्स जुड़ी हैं, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ परिणीता से जुड़ी सारी स्टूडेंट्स का, और यहाँ उपस्थित जो भी महिलाएं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से हैं या पर्सनली जो आज जुड़ी हैं, मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नारी ही किसी घर की स्तंभ होती है। एक स्वस्थ नारी ही स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। एक महिला पर घर की पूरी जिम्मेवारी होती है। घर, पति, बच्चे सब वही संभालती है। तो जरूरी है कि वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे ताकि वह पूरे घर परिवार का ध्यान रख सके। 28 मई 1987 का दिन महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो सके। इस दिन मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ताकि जो पीरियड्स के समय महिलाएं होती है उनको किस तरह से अपना स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी वो जागरूक हो सके। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा पहले सिखाया जाता था कि आपको अपने घर के जो मेल मेंबर्स है, जेंट्स है, उनका ध्यान रखना चाहिए। और ये परंपरा बहुत सालों से चली आई है कि पहले सिखाया जाता था पहले कि पहले घर के जो मेल मेंबर है वो खाना खाएंगे, उसके बाद ही हमारी जो फीमेल घर की होती थी वो खाना खाती थी। पर आज के दिन में इस विचारधारा को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी चीजें उन्हें करनी चाहिए, उन्हें अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहिए, उससे रिलेटेड उन्हें डाइट लेनी चाहिए, आयरन से भरपूर खाना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स में जब उनका ब्लड लूज होता है तो उनको आयरन की जरूरत बहुत पड़ती है। तो उनको आयरन का खाना खाना चाहिए जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज हर के लिए हो रहा होता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो। तो एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहेंगे। वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, ताकि आप रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे तो किसी तरह की बीमारी आपको अगर होगी तो आपको पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो हमेशा आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। कोशिश करिए कि तनाव से दूर रहें। तनाव बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। बच्चा ऊपर आ रहा है। तो तनाव बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि तनाव से दूर रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल आप लीड कर पाएंगी। साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्वस्थ है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। तो आपको
इसी आशा के साथ हमने ये वेबिनार किया है, इस आयोजन इस आशा के साथ किया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। घर परिवार पे तो हर महिला ध्यान देती ही है, उसके लिए कोई बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अपने आप को लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो हम इस वेबिनार के जरिए ये कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके कि आपको खुद पे ध्यान देना कितना जरूरी है और वो ध्यान आपको किस तरह से देना है, आपको उसके लिए क्या करना है। इसके लिए हमारे साथ हमारी डॉक्टर मंजू सिन्हा हैं जो आपको इस बारे में बताएंगी। लेकिन ये बात हम लोग शुरू करें, मंजू सिन्हा जी हमें बताएं। इसके पहले आप लोगों से उनका परिचय करवा देते हैं। जो हमारी क्लब के मेंबर्स हैं वो तो उन्हें उनसे भली भांति परिचित हैं, पर जो यहाँ जो नए लोग हैं उनको एक बार जरूरत है कि उनको परिचय करवाएं। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट विमी लोहानी से आग्रह करती हूँ कि मंजू सिन्हा का परिचय दें। थैंक यू तृप्ति। नमस्कार। टुडेज स्पीकर इज डॉक्टर मंजू सिन्हा, जो हमारे गया शहर के जानी मानी ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये पिछले 40 वर्षों से गया शहर में प्रैक्टिस कर रही हैं। इन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से मेडिकल में ग्रेजुएशन किया है। PMCH पटना से MS और ऑप्स गायनी में डिप्लोमा किया है। From 1986 to 2019 ये अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल हॉस्पिटल गया में कार्यरत हैं। PSM डिपार्टमेंट में HOD पद पर कार्यरत रहते रिटायर्ड हुई। So many babies are born by her hand, especially for our club members. As an honorary consultant 20 वर्षों तक आर्मी हॉस्पिटल गया में भी अपनी सेवा दी है इन्होंने। At present MOGS मगध ऑप्स एंड गायनी सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। कई वर्षों से रोटरी क्लब इनर व्हील की मेंबर रही हैं और हेल्थ कैंप में भी अपना योगदान देती रही हैं। आइए आज इनसे वुमेन हेल्थ और हाइजीन पर जानकारियों से अवगत होते हैं। स्वागत है डॉक्टर मंजू सिन्हा जी का। धन्यवाद विमी। थैंक यू। हाँ शुरू करिए आंटी। नमस्ते सबको एंड धन्यवाद तृप्ति। मैं ऑनर्ड हूँ क्लब की मेंबर होते हुए भी कि तुमने इतना बड़ा मौका दिया है मुझे इतने लोगों से जुड़ने का, और सब लोग मुझे सुनेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कुछ फायदा तो मिलेगा आप लोग को। वैसे आजकल तो नेट पर सब चीजें उपलब्ध हो गई हैं। कुछ पेशेंट्स हम लोग को भी पढ़ाने लगते हैं कि नेट पर ऐसे लिखा है मैम, आप ऐसे बता रही हैं। तो अब हम लोग तो जिस जनरेशन के हैं वो हम लोग नेट पर अभी से कनेक्टेड नहीं हुए हैं ज्यादा, तो हम लोग अपने ही अनुभव और अपने पढ़ाई से ही जो भी काम कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं। मैं 2 चीज तृप्ति ने लिखा है उसमें, हेल्थ एंड हाइजीन। तो हाइजीन वर्ड तो ऐसा है कि आप सभी खुद ही समझ सकती हैं कि हाइजीन क्या है। साफ सफाई से रहना ऐसे भी बीमारियों को दूर रखेगा। लड़कियों में का जब लड़कियों का जन्म होता है, हम एक साइकिल की तरह ही इसको चलाएंगे कि जब से जन्म होता है और जब से उनका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, उस बीच में किस स्टेज पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइजीन में तो आप मानकर चलिए कि जब तक माँ देखभाल कर रही है लड़की की, तो साफ सफाई से रखती ही हैं। कपड़े, अंडरगारमेंट्स खासकर साफ सुथरे होने चाहिए। बरसात के दिनों में अंडरगारमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना होता है, सूखा जरूर होना चाहिए। और स्टूल पास करने के बाद की सफाई बहुत जरूरी होती है। जब से आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाती हैं लड़की को कि अब तुमको अब खुद से ये करना, तो उसमें भी कुछ दिनों तक आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने से भी साफ सफाई में कितना देख रही है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि वो ठीक है, अब अपने से जो भी कर रही है वो काफी ठीक है, तब फिर आप उसको इंडिपेंडेंट छोड़िए। बीच बीच में उसके पैंट्रीज को चेक कीजिए ताकि उसमें लगे नहीं कि स्टूल लगा हुआ है या और कोई तरह का डिस्चार्ज है। इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी लड़की का हाइजीन कितना अच्छा रह रहा है। तो ये शुरू से लेके लास्ट के टाइम तक जितनी भी लड़कियां हैं, फिर आगे उम्र में गई, प्यूबर्टी का एज है, मैरिटल स्टेटस शुरू होता है, चाइल्ड बियरिंग एज आएगा,
पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल, हर स्टेज पर औरतों को अपनी साफ सफाई का ध्यान इसलिए भी रखना होता है कि जेनिटल ऑर्गन बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन्फेक्शन बहुत जल्द फैलता है, यूरिन से, स्टूल से, वो सब एरिया बहुत क्लोज है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो हाइजीन पर मैं बहुत ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब इतनी साफ सफाई तो ध्यान रखते ही होंगे, अपने लिए भी, अपने घर में लड़कियों को, बच्चों को, जिसको भी समझाना है उसको इतना समझा सकती हैं। हेल्थ पर हम लोग आते हैं। अब मैं थोड़ा सा पार्ट आपको मेडिकल बुक के हिसाब से समझाऊंगी कि हेल्थ क्या है। एक्चुअली हम लोग तो यही समझते हैं कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं, पर पढ़ाई के साथ जब से हम लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, उस समय से जब रिटायर होके मैं निकल गई हूँ और लास्ट के कुछ वर्षों में तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ PSM, कम्युनिटी मेडिसिन कहलाता है, उसमें उसके कार्यरत रही हूँ और HOD होके रिटायर की हूँ। वहाँ हेल्थ का बुक में एक डेफिनेशन दिया गया है जो WHO द्वारा दिया गया है। क्या हो गया तृप्ति? म्यूट हो गया था, उसका फोन बज गया है, रुक के मैं म्यूट कर। अच्छा, कोई नहीं। तो उसमें हेल्थ का एक डेफिनेशन है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ बीमार नहीं है तो आप हेल्दी हैं, इस चीज ये नहीं है उसका कंसेप्ट। और उसमें 3 वर्ड हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि स्टूडेंट को एग्जाम में एग्जामिनर अगर इस तीनों वर्ड को सिर्फ दूसरे क्रम में बोल देते थे वो लोग, तो उनको भेजा जाता बाहर जाओ और बुक से देख के आओ कि क्या डेफिनेशन है। और इतना पर कि आप अगर डेफिनेशन करेक्ट बोलिए हेल्थ का तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो भी लड़के शुरू होते थे, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, हेल्थ इज ए 3 बार तो स्टेट ऑफ होता था। हाँ जी, आगे बढ़ो, स्टेट ऑफ से क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 3 फैक्टर हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब सिर्फ डिजीज के एब्सेंट होने से ही आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। फिर हम 2-3 चीजें आपको थोड़ी सी बता देते हैं जो फिजिकल हेल्थ में है। मैं थोड़ी सी बुक से ही पढ़ दे रही हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है a good complexion, a clear skin, bright eyes, lustrous hair with body well clothed, with firm flesh, not too fat, a sweet breath, a good appetite, sound sleep, regular activity of bowel and bladder, and smooth, easy, coordinated bodily movement. ये फिजिकल हेल्थ है। इसमें आपको ऊपर से नीचे तक टोटल चीजों का ख्याल रखना है कि आप इसमें इससे हेल्दी हैं। दूसरा फिर मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ भी नहीं है कि आप उसको जो आप अगर फिजिकली ठीक है तो भी मेंटली आप कितना कोरिलेट कर रहे हैं अपने घर में, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने जिस भी वर्क प्लेस पर आप हैं या जहां भी मिलते जुलते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, मेंटल लेवल पर आप कितना उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, किसकी बात को कितना समझते हैं, उसके तरीके से आप कितने ये होते हैं, किसी इमोशन से जुड़ते हैं, ये सब मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। और सोशली तो है कि फिर वही सोसाइटी में आप कितने कोऑर्डिनेटेड हैं, लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, तो लोगों के दुख से दुखी होना, उनके सुख में सुखी होना, ये सब सोशल वेलबींग के अंदर आता है कि आप सोशली भी कितने एक्टिव हैं और सोशली आप कितने अफेक्टेड होते हैं, ये सोशल हेल्थ है। तो ये तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करके हम हेल्दी रहने का के लिए हेल्थ का मायने आता है इसमें। अब हम अपने वुमेन हेल्थ पर अगर आते हैं तो मैं इसको एक साइकिल की तरह आपको कोरिलेट करूंगी कि लाइक जैसे बच्चे का जन्म हुआ लड़की का, उसके साथ जो प्यूबर्टी आती है, उसकी पीरियड शुरू होते हैं, मिनार्की कहा जाता है, वहां तक। फिर वहां से एक स्टेज आता है जब शादी होती है अपना, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो पीरियड ओवर होता है, 40-45 साल का एज आता है। उसके बाद एक लास्ट का समय रहता है 60, 65, 70, 75, जिस जो भी आपका लास्ट एज रहा। तो इस बीच में हेल्थ को कैसे हम केयर करें, इसको ही देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें यही है कि आप किस स्टेज पर समझिए कि आपको डॉक्टर से सलाह की जरूरत है, मेन यही जानना है। हम सोचते हैं कि नहीं ये सब बहुत मामूली चीजें हैं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी कि आप कब तक उसको कैसे छोड़ सकती हैं और किस स्टेज पर आके
फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अभी के समय में अब हम लोग भी नोटिस कर रहे हैं हम अपनी प्रैक्टिस में कि 14-15 साल की एज से लेके 25 साल 30 साल जो कि चाइल्ड बियरिंग एज तक भी है, उसमें लड़कियों का एक तो वेट गेन बहुत होने लगा है मैरिड लाइफ से ही, और उसके बाद का प्रॉब्लम पीरियड्स के प्रॉब्लम, वेट गेन, थोड़े हेयर ग्रोथ फेस पे, टमी पे, ये सब एक डिजीज को इंडिकेट करने लगा है जिसको पीसीओडी कहा जा रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये डिजीज तो खैर ठीक है, डिजीज तो आप कितना समझिए, पर उसके जो भी साइन सिम्टम आएंगे उस स्टेज पर आपको समझना पड़ेगा कि कब आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो पहले हम लोग शुरू के समय को देख लें, 10 साल 12 साल की उम्र तक में तो ऐसी कोई परवरिश की नहीं है, उसमें हाइजीन अगर अच्छा रहे और आप खाने पीने पर अपनी लड़की का ध्यान दीजिए, मिल्क और फ्रूट्स जरूर उसमें ऐड कीजिए, दूध की बहुत आवश्यकता होती है इस एज पर बोन के ग्रोथ के लिए, जिसमें हेल्दी कैल्शियम विटामिन डी सब चीज है। साधारण तरीके से अगर ग्रोथ रहता है, बच्चे ठीक से खाना खाते हैं, तो ऊपर के मेडिसिन की यूजुअली जरूरत नहीं होती है इस एज तक में। अब दूसरा स्टेज आता है प्यूबर्टी का, जहां से लड़कियों का पीरियड शुरू होता है। तो 10 साल से पहले और 15 साल के बाद अगर इस बीच से का पीरियड हो तो वो फिर चिंता की जरूरत है। अगर 10 साल के एज से पहले पीरियड शुरू हो गया तो आप एक बार जरूर डॉक्टर को मिलें, इसलिए कि अंदर का जो सिस्टम है, यूट्रस, ओवरी, सिर्फ पीरियड यूट्रस या ओवरी से ही नहीं, ब्रेन से शुरू होता है। ब्रेन में ग्लैंड्स हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, उसका दूसरे ग्लैंड पर इफेक्ट होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, फिर उसका इफेक्ट ओवरी पे आता है, उससे फिर यूट्रस का फंक्शन है। तो ये अगर फंक्शन जल्दी शुरू हो गया है तो ऑब्वियसली कहीं गड़बड़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक बार जरूर, अगर 10 साल के पहले पीरियड शुरू हो गया है तो आप एक बार जरूर डॉक्टर को मिले। एक आध अभी के समय में अल्ट्रासाउंड का बहुत इफेक्ट आ गया है, एक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, कुछ ब्लड टेस्ट हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वेट एंड वॉच में रहिए 1-2 साल में। कभी कभार ये भी होता है कि एक बार या 2 बार पीरियड हो गया लड़की को, लेकिन बाद में फिर बंद हो जाता है, वो भी हम समझाते हैं कि आप 1-2 महीने देखिए, हो सकता है रेगुलर हो, इरेगुलर हो, तो 2-3 महीने में अगर ये फिर बंद होगा तो हो सकता है 6 महीने साल भर ना हो और उसके बाद फिर एक रेगुलर सिस्टम से शुरू। तो एक ये चीज हो गई। और अगर 15 साल की एज तक पीरियड नहीं हुआ है तो फिर चिंता की जरूरत है, तो फिर डॉक्टर से मिलिए। कभी कभार हम लोग के पास ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनकी शादी हो गई है और मान लीजिए जैसे 18 वर्ष 19 वर्ष में ही शादी हो गई है, अब शादी के बाद ससुराल वाले लेके आते हैं कि इसको पीरियड नहीं हो रहा है। ये सब माँ का रोल होना चाहिए इसमें कि आपकी लड़की को इतने सालों तक पीरियड नहीं हो रहा था और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि यूट्रस डेवलप नहीं हुआ है, या ना थोड़ा डेवलप रहता है तो मैरिटल रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी लड़की को पीरियड जब हो रहा है तो रेगुलर हो रहा है कि नहीं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है और इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब पहला स्टेज में है कि अगर पीरियड शुरू हुआ है होना, तो या तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो या ड्यूरेशन उसका ज्यादा हो, शुरू हुआ और 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है और फिर 15 ही दिन में हो गया, या 5-7 दिन ब्लीडिंग हो रही है या 4 ही दिन हो रही है लेकिन हेवी हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये तीनों चीजें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह के केसेस में फिर आप डॉक्टर को मिलिए। उसको सिर्फ रेगुलेट करने की जरूरत होती है थोड़े से मेडिसिन से, 2-3 महीने अगर रेगुलेट करके पीरियड का डेट ये कर दिया जाता है तो मोस्टली साइकिल रेगुलेट हो जाता है। तो ये बिगनिंग के कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, डिले होना, अगर कभी कभार होता है कि पीरियड शुरू हुआ है और फिर डिले हो गया, जैसे एक बार हुआ अब फिर 2-3 महीने नहीं, ठीक है, आप ध्यान जरूर रखिए इस पर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। एक एज आने पर, लाइक अगर 11-12 साल में भी पीरियड शुरू हुआ है तो 16-17 का एज आते तक बहुत इरेगुलर है भी तो भी रेगुलरिटी यूजुअली आ ही जाती है। लेकिन 16-17 के बाद फिर ध्यान दीजिए, कम से कम एक बार जरूर डॉक्टर को मिलिए। थोड़े बहुत टेस्ट से कम आपको पता लग जाएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है तो थोड़ा आप वेट कर सकती हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम निकले तो उसका इलाज कराइए। ये पीसीओडी जो मैंने कहा है इस पर बहुत ध्यान दीजिए, इसलिए कि आजकल का प्रॉब्लम क्या हो गया है कि ये फास्ट फूड खाने की जो आदत हो गई है लड़कियों को, जिसमें कि
पास्ता, पिज्जा, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, इस तरह की चीजें मोस्टली देखिएगा आप घर में, या तो लड़कियां घर में हैं या हॉस्टल में। हॉस्टल की लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं इन चीजों को, क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है हॉस्टल में, या खुद से बना के अगर खाना है तो हम ये ऐसी चीजें खा ले रहे हैं। या घर में भी होता है कि एक टाइम के खाने में तो यही सब खा लेते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है लड़कियों में। ये थोड़ा वेट गेन होने लगता है, हेयर ग्रोथ होने लगता है। इस पर आप देखिएगा, जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराइए उसमें ओवरीज में गांठ हो जाती है। तो आप अगर ओवरी इतनी छोटी छोटी चीज है, उसमें गांठ 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 हो गई, उसका फंक्शन ऑब्लिटरेट हो गया, वो नहीं ठीक से फंक्शन करेगा, उसके हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। तो इसमें पीरियड का ही प्रॉब्लम होने लगता है, या तो इरेगुलर होगा या फिर 2-2 3-3 महीने नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। ठीक है, मेडिसिन भी इसके बहुत आ गए हैं, बहुत तो इतने आ गए हैं कि हम लोगों के लिए याद रखना मुश्किल हो गया है। कम से कम पीसीओडी के 50 से ऊपर मेडिसिन तो है ही है, जिसको कि याद रखना बहुत मुश्किल है, और गारंटी भी नहीं होती है। हम लोग 3 महीने की मेडिसिन देते हैं लड़कियों को, खा के फिर आइए, फिर एक अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगे। पीरियड कभी कभी रेगुलर अगर हो भी जाता है तो भी गांठ कभी नहीं भी खत्म हुआ या खत्म हुआ, फिर उनकी ये लाइफ कन्वर्ट होगी आपको शादी होने पर। शादी के बाद यूजुअली 1-2 साल में लोग बेबी प्लान करने लगते हैं, वो नहीं होता है तो फिर ससुराल वाले लड़की को लेके आते हैं कि देखिए क्यों नहीं हो रहा है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है लड़कियों को, कि अपना एक आइडियल वेट रखिए थोड़ा बहुत। ठीक है, हम लोग भी देखते हैं कि थोड़ी चबी और हेल्दी लड़कियां भी आती हैं, कंसीव कर जाती हैं, तो ठीक है, हो सकता है कि उनको वो प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, हेल्थ सिर्फ वेट ज्यादा है, लेकिन वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये स्टेज आया आपका प्यूबर्टी से लेके जो भी शादी के पहले तक के प्रॉब्लम में, इरेगुलर पीरियड का बहुत रोल है, उसको जरूर समझिए। 2-3 चीजें, जल्दी होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, या ज्यादा दिन तक पीरियड रह जाना, ये तीनों, और फिर डिले डिले होके होना, दोनों ही चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। अब मैरिटल स्टेटस के बाद तो फिर प्रॉब्लम शुरू, जो भी प्रॉब्लम कहिए या जो कहिए, जो भी उनका ये है, बच्चे नहीं अगर होते हैं तो फिर 2-3 साल के बाद उसका भी प्रॉब्लम शुरू होता है। कुछ करियर ओरिएंटेड लड़कियां हैं, आजकल शादियां भी लेट हो रही हैं अब। उसके बाद 2-3 साल अगर वो प्लान करके रह रहे हैं, उसके बाद फिर बेबी प्लान करते हैं, नहीं हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो हर चीज को अपने घर में, अपनी बेटी है तो जो भी रिश्ते की लड़कियां हैं, उनको समझाइए जरूर कि हर चीज का एक समय है, और बच्चा लड़कियां ही पैदा कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी कोई भी एज हो, लड़कियों का एक प्रॉपर एज पर बेबी हो जाना बहुत जरूरी है। 30 के आसपास फर्स्ट बेबी, और 35 के पहले फैमिली कंप्लीट जरूर। लेकिन अभी सुन के लोग बहुत गुस्सा भी होंगे लड़कियां कुछ मुझ पर, कि आजकल तो 30 के आसपास लोग शादी ही करती हैं, तो 2-4 साल तो थोड़ा प्लान करने में लगता है। लेकिन उसके बाद जब नहीं बेबी होता है, और उसके बाद आप डॉक्टरों का चक्कर लगाइए, इतना ट्रीटमेंट कराइए, ये बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस चीज को भी बहुत ध्यान रखिए। ये आपका जीवन है, आपको अपने जीवन समय को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, बेबी प्लान करने में आपका 9 महीना ऐसे जाता है, साल भर वैसे जाता है, तो आप 2 साल का तो प्लान करके चलिए। अगर आपको हेल्प है घर में तो फिर आप अपना जॉब भी कंटिन्यू करती हैं लड़कियां, सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है। मेरी तो एक बेटी हाउस सर्जन के चिप के बाद हुई, और दूसरी बेटी पीजी करने के बाद हुई। तो ठीक है, हेल्प तो रहता ही है, सबका सपोर्ट रहता है घर में, तो इसलिए मैनेज हो जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फिर एक स्टेज आया आपका 40 के बाद का, 40 से 50 के बीच का। इस बीच में भी फिर प्रॉब्लम वही होती है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना, डिले होना। तो डिले के लिए तो यहाँ भी मैं वही सलाह देती हूँ कि अगर नहीं हो रहा है 1-2 महीने पीरियड, तो बहुत चिंता मत कीजिए। पर उसमें कुछ लोगों का ये जरूर सोचना है, नहीं नहीं मुझे तो पीरियड हर महीने होना ही चाहिए, तो आप मेडिसिन दे दीजिए। कुछ लोग मानते हैं कि चलिए ठीक है। इसमें एक और चीज मैं बता देती हूँ कि 40 के एज के आसपास अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है, तो ध्यान इस बात पर भी जरूर दीजिए, ये सोचकर मत बैठिए कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसे लोग भी आते हैं कि 10 साल के, 12 साल के बच्चे हो गए हैं, मैंने तो सोचा जी कि अब तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती है, अब 40-42 साल की एज में प्रेगनेंसी लेकर आते हैं। तो वो केयरफुलनेस तो आपको 45 तक रखनी पड़ेगी। अब आप जो भी अपने प्रिकॉशन से रहिए, उस चीज को तो देखना आपको है। ये हुआ। फिर
मेनोपॉज के बाद का भी प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं रहता है। अब ये डिजीजेस जो बीच बीच में आपको देखना है, उसमें ये रहता है कि अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर मिलना है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इस तरह के सिम्टम देती हैं। एक तो है कि आपको टेस्ट के बाद अगर कोई बीमारी पता नहीं चली, जैसे कि मान लीजिए यूट्रस में गांठ है जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उससे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, वो अगर नहीं है, और कुछ और कहीं और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है, तो आप इसको मेडिसिन से ट्रीट करके काम चला सकती हैं। और फैमिली कंप्लीट है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो 45-50 के बीच के एज में आप यूट्रस निकलवा सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जीवन शैली पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज पर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ हार्मोन और हैं, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम आजकल बहुत हो गया है, इसलिए टाइम टाइम से थायराइड जरूर टेस्ट कराइए। और उसकी दवा अगर एक बार शुरू की है, तो ये मत सोचिए कि थायराइड का लेवल टेस्ट कराने से अगर नॉर्मल हो गया है तो दवा आपको छोड़ देनी है, नहीं, दवा आपको लाइफ लॉन्ग खानी है। डॉक्टर से सलाह लीजिए, हो सकता है डोज कम हो जाए। अगर आप 100 मिलीग्राम की दवा शुरू की हैं, तो हो सकता है वो 75 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन खाना आपको है। और आप अगर एक बार शुरू की है दवा, तो एवरी 6 मंथ आप एक टेस्ट तो थायराइड का करा ही दीजिए। वो थायराइड यहाँ का एक ग्लैंड है, जब हम swallow करते हैं तो एक यहाँ देखिएगा आपको कि लगेगा कोई चीज मूव हुआ। नॉर्मल केसेस में ये दिखाई नहीं पड़ता है, पर आप कई लोगों में देखिएगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर एक स्वेलिंग तरह लगता है, जो कुछ पीते हैं या ऐसा ये लेते हैं, swallow करते हैं, तो उसमें वो मूव करता है। तो अब बढ़ा हुआ लेवल उसका, घटा हुआ लेवल उसका, दोनों ही चीजों में मेडिसिन की जरूरत होती है, और इस पर बहुत ध्यान देना है। एक हार्मोन और प्रोलैक्टिन कहलाता है, जो यूजुअली वही जो चाइल्ड बियरिंग वाला एज है, या जो पीरियड के बाद पीसीओडी वाले प्रॉब्लम में, इसमें इसका बहुत रोल है। दूसरा, पीसीओडी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, जिसको कि इंसुलिन इंटॉलरेंस कहते हैं। उसमें शुगर, जो जो ऑर्गन इंसुलिन बनाता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, उसके भी ये में प्रॉब्लम रहती है, उसके सिक्रीशन में, इंसुलिन के लेवल में, शुगर के लेवल में, इसलिए वेट बढ़ता है। तो उस तरह की दवाएं हैं जिसके साथ मेटफॉर्मिन मिला हुआ है, जो शुगर कंट्रोल करता है। और लड़कियों को तो समझाना ही पड़ता है कि आपको खाना अपना बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा वेट घटाने के लिए। 2 महीने के बाद भी लोग आती हैं, कोई लड़की बहुत अच्छा कंट्रोल करके आती है, 3-4 किलो वेट लूज करके आती है, कोई बिल्कुल नहीं लूज करके आती है। नहीं, हम तो कुछ खाते ही नहीं है मैडम। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि हम लोग तो कुछ खास नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी वेट तो है ही है। तो उनको यही कहना पड़ता है कि बेटा आपको घटाना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे कीजिए, एक्सरसाइज है, डाइट है, या जो भी है जिस चीज से। तो ये एक साइकिल है लाइफ का, जो इस एज से इस एज तक चल रहा है, और इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो पीरियड का है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लेडीज का ब्रेस्ट है, उस पर भी बहुत ध्यान रखिए कि लड़कियां 12, 13, 14 साल की उम्र से ही जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, जिसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बोलते हैं, एक्जिला में थोड़े हेयर ग्रोथ होते हैं, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उस समय से भी ब्रेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। गांठ होती है, बिनाइन ही गांठ होती है, लेकिन 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियों को भी होती है, जो कि वो लोग या तो नोटिस नहीं करती हैं, क्योंकि कभी कभी वो पेनफुल नहीं होता, जरूरी नहीं कि उसमें पेन हो, तो इसलिए वो ध्यान से निकल जाता है। लेकिन इस एज के बाद हम लोग जरूर माँ को ही समझाते हैं कि आप अपनी लड़की को कहिए कि कभी कभी बीच में थोड़ा पैल्पेट करके, उसका भी एक प्रोसेस बताया जाता है कि पैल्पेट करके किसी भी चीज को, ब्रेस्ट को पैल्पेट करने का ये तरीका होता है, ऐसे फिंगर से देखिए, ऐसे नहीं, ऐसे कहीं भी ब्रेस्ट को पकड़ने से लगता है उसमें गांठ है, ऐसे करके दबा के देखिए चारों तरफ से, ऐसे ऐसे, तो आपको अगर उसके अंदर गांठ है तो इसके नीचे पैल्पेट होगा, ये तरीका है। तो अपनी लड़की को भी समझाइए कि ये इस चीज को देखा करे, क्योंकि माँ नहीं, उस समय के बाद माँ इस चीज को नहीं देख सकती है। अगर जरा भी डाउट हो तो आप जरूर मिलिए डॉक्टर को। अगर गांठ बड़ा है, 1 इंचेज या 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का, जैसे एक मटर के बराबर का भी गांठ है, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखिए, कुछ दिन मेडिसिन पर देखिए, और नहीं हो तो उसको निकलवा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जब आप एक चाइल्ड बियरिंग एज में आ गए हैं, बच्चे होते हैं, उसके बाद का भी ब्रेस्ट का केयर करना बहुत जरूरी होता है। ब्रेस्ट में कभी कोई गांठ, कोई पेन, कोई उस पर रेडनेस, इस तरह का कोई भी चीज देखिए, तुरंत मिलिए, क्योंकि ब्रेस्ट के किसी भी लंब को तुरंत निकाला जा सकता है, और वो
इलाज एकदम कंप्लीट माना जा सकता है। अगर उसमें थोड़ा कैंसर का शुरू भी हो गया है तो भी उसका बहुत इलाज है। और हम लोग तो बहुत लोगों को जानते हैं जिनका कि ब्रेस्ट रिटेन कर लिया गया है, नहीं निकाला गया है, सिर्फ वो गांठ निकाल दिया गया, और उसके बाद और जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होता है उससे करके उनका ये मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, उनकी लाइफ लॉन्गेविटी रहती है। तो दोनों चीज को है ये का। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, मैं देख रही हूँ, अर्ली मेनोपॉज का क्या ये है। देखिए, अर्ली मेनोपॉज, ओवेरियन फंक्शन जब खत्म होता है तो मेनोपॉज होता है, ओवरी से हार्मोन नहीं बनते हैं, उसी यूट्रस का कोई बहुत रोल नहीं है पीरियड होने में। ओवरीज दोनों साइड में होते हैं, उनका हार्मोन होता है, वो हार्मोन एक साइक्लिकल तरीके से ही बनता है। ओवा बना, 12-14 दिन में ओवा का एक मैक्सिमम साइज पहुंचा है, फिर वो ओवा नहीं, प्रेगनेंसी हुई, ओवा का साइज डिक्रीज हो गया, और जैसे वो डिक्रीज होकर हार्मोन का लेवल कम हुआ, उस बीच में यूट्रस से पीरियड होता है। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण में ये रहता है कि किसी किसी का ओवरीज फंक्शन जल्दी ये हो गए, उसमें थायराइड, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बहुत से हार्मोन है, उनका इफेक्ट है। तो साधारणतया 40-45 के बीच भी मेनोपॉज अगर है तो उसको अर्ली तो जरूर कहेंगे, पर यूजुअली कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। और आजकल तो मेनोपॉज का एज भी 50 हो गया है। बहुत सी महिलाओं को तो हम लोग देख रहे हैं जो 52-54 तक पहुंच गई हैं, और उसके बाद भी रेगुलर पीरियड हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर इनकेस आपका बाकी सब फंक्शन चल रहे हैं तो आप मान के चलिए कि ठीक है, 1 साल 2 साल और हम वेट कर सकते हैं, पर मोस्टली 55 के पहले तो बंद हो ही जा रहा है। अभी तक उसके ऊपर का एज तो मैंने नहीं देखा है, 50 के आसपास बंद हो जा रहा है। और वही इरेगुलरिटी या जो भी है उसका फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे भी कीजिए, मेडिसिन से या जो भी हो, हार्मोन से, जो भी हार्मोन की कम, मालूम ही है कि ओवरी का हार्मोन डिक्लाइन कर रहा है, तो उस तरह का हार्मोन ऊपर से सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो साइकिल नॉर्मल हो जाता है। तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीरियड होने के तरीके का और ब्रेस्ट केयर का। अब आप लोग बताइए, अब कुछ पूछना है तो, मैं तो एक सांस में पूरी बात बोल गई हूँ, अब आप लोग की बारी है। मेरे ख्याल से अपने हर फील्ड को, वुमेन का हर फील्ड छुआ है, जो जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई तो जरूर पूछ लीजिए। ये बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं, मैंने बताया था मेरे बच्चे इनके यहाँ हुए हैं तो मैं अपनी सारी समस्याएं इन्हीं के पास लेके जाती हूँ। तो एक अगर क्वेश्चन अभी और आया है, एक हम्म, क्वेश्चन और है, भूल हाँ गई, पढ़े बात करने मैं, लगी तो। हाँ हर्निया, अच्छा, हाँ, हर्निया। हर्निया नहीं मैडम, हर्निया का क्योर तो ऑपरेशन ही है, हर्निया का कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। पर हाँ, ये चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए जैसे सीजर हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद ही हर्निया हो गया है, तो उसमें हम लोग जरूर उनको, जो भी लड़की है उसको सलाह देते हैं, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। जैसे आपको क्रोनिक कफ नहीं होना चाहिए, खांसते रहिएगा तो वो बढ़ता है, और स्टूल स्ट्रेन पर नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और आप एक बाइंडर यूज कीजिए। हम तो बहुत सिंपल बताते हैं कि जो पेटीकोट का कपड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा पॉपलिन जैसा, उसका 2 लेयर का एक लंबा शीट जैसा बनाइए, और उसको पेट पर रख के पीछे गांठ बांध लीजिए, जितनी देर आप काम करती हैं, या सुबह से उठ के ये करिए, नहाने टाइम खोलिए फिर, तो इससे आप सपोर्ट करके 1-2 साल का टाइम तो काट सकती हैं, ये बढ़ेगा नहीं। और नेक्स्ट ऑपरेशन का टाइम आप इसको डॉक्टर से सलाह करके रहिए कि आपका इसका भी कर दिया जाए। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन, मैंने फैमिली कंप्लीट हो गई है, ऑपरेशन हो गया है, तब हर्निया हुआ है, तो उसका तो फिर दोबारा ऑपरेशन ही करना पड़ता है, फिर उसका कोई ये नहीं होता है। हर्निया कंजर्वेटिव भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, अनम्यूट कर सकती हैं जिनको भी पूछना है। हाँ, यानी मेरे को पूछना है। हाँ पूछिए माला जी, एक सेकेंड। मैं पूछना चाह रही थी कि अक्सर होता है कि जब खांसी होती है तो बहुत सी लेडीज लोग को सुनने में आता है कि यूरिन पास होता है। जी हाँ, हाँ तो जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें देखिए, ये यूजुअली होता है ऐसी लेडीज को जिनके 1-2 बच्चे हो चुके हैं। तो आप खुद रियलाइज कीजिए कि बच्चे होने के टाइम जो प्रोसेस है उसमें इतना वेजाइना का डाइलेटेशन होता है कि वहां के मसल्स यूरेथ्रा को, पेशाब की जो नली है, उस पर भी इफेक्ट करते हैं। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा,
एज जब होने लगती है 45-50 वाला एज है, उसमें आप एक मानिए ये जैसे गाल पे झुर्रियां पड़ रही हैं, वैसे ही वहां की चीजें भी लैक्स हो रही हैं। जब लैक्सिटी हो जाती है तो स्फिंक्टर जो यूरिन होल्ड करता है यूरिथ्रा, वहां का स्फिंक्टर भी लैक्स हो जाता है, तो खांसने, छींकने या कभी कभी ऐसे ही बैठे हुए हैं उसमें भी यूरिन थोड़ा लीक हो जाता है। तो इसके लिए एक पेरिनियल एक्सरसाइज है, तो आप उसको मान के चलिए, जैसे आप अगर बैठी हैं, खड़ी हैं, कोई भी काम भी कर रही हो, किचन में है या आप अपने लोअर रीजन को, जैसे पेरिनियल रीजन जो कहला रहा है, जहां आपका जेनिटल पूरा ऑर्गन है, उस चीज को अपने आप टाइट करने की कोशिश कीजिए, जितनी बार दिन भर में हो सके सोचते रहिए, उसको खींचिए, रिलैक्स कीजिए, खींचिए, रिलैक्स कीजिए। तो ये एक मसल को टोन देता है और उससे ये चीज थोड़ी कम हो जाती है। गारंटी तो नहीं है इस चीज की, पर फिर भी मैंने कुछ लोगों को जो बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ इससे कुछ, और खांसी नहीं होनी चाहिए। खांसी शुरुआत की भी खांसी शुरू हो तो उस पर उसका इलाज कीजिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। और फिर बाद में अब इसकी दवा भी आ गई है, अगर आपको ये बराबर ऐसा कुछ दिक्कत लगने लगे तो फिर मेडिसिन है उसके लिए। ठीक है, ठीक। ये रूबी का फोन चला गया। और किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? हाँ, एक और क्वेश्चन था तृप्ति जी। हाँ, 1 मिनट लगता है ना कि उनका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो कनेक्ट हो जाएंगे अभी। तो फोन तो डिस्कनेक्ट है। हाँ, आ गया है, कनेक्ट हो रही है। हाँ, सॉरी तृप्ति, कोई नहीं। सॉरी यार, नीचे कोई पेशेंट आ गया, वहीं से फोन कर दी। कोई बात नहीं। अपनी बेटी और सिस्टर लोग को तो बोल के रखी थी कि मत फोन करना। कोई बात नहीं, डॉक्टर्स का लाइफ ऐसा ही होता है। चलो चलता ठीक है, चलो। हाँ माला जी, क्या पूछना था आपको? और पूछिए। एक जनरल क्वेश्चन और है कि अक्सर जैसे किसी फ्रेंड से या किसी से भी सुनने में आता है कि यूरिन का जो हम लोग का रास्ता होता है वहां पे दाने दाने हो जाते हैं। हाँ, ये इन्फेक्शन है मैडम, ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन। हाँ, एक और वर्ड हम लोग लेडीज की लाइफ में जरूर आता है, जो लिकोरिया कहते हैं लोग जिसको, हमेशा ये अनमैरिड लड़कियां भी हम लोग के पास आती हैं तो कहती है कि लिकोरिया हो रहा है, जो कि मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें लिकोरिया क्यों हो रहा है। लेकिन ठीक है, वो इन्फेक्शन इसलिए है, ये स्टूल के रास्ते का अगर आप सफाई नहीं रखिए तो स्टूल का इन्फेक्शन पहुंचता है वेजाइना तक, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। और जब आप एक मैरिटल स्टेटस में आती हैं, उसके बाद फिर अगर बच्चे होते हैं तो ये सब चीजों में तो खैर इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। जिस भी तरह का इन्फेक्शन हो उसका एक कोर्स ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। और दाने होने अगर कुछ है तो वो भी इन्फेक्शन का ही कारण रहता है। उसका तो फिर ट्रीटमेंट है मैडम, उसको तो फिर दिखाना पड़ जाएगा डॉक्टर से, उसका ट्रीटमेंट कराना रहेगा। उसका कोई मेडिसिन नहीं है क्या वहाँ पे, जैसे कोई मेडिसिन लगाया जाए? मेडिसिन ऑन इस तरह की मीटिंग पर? हाँ, मैं समझ रही हूँ क्रीम है, ठीक है, कैंडिड टाइप की क्रीम, जो भी फंगल क्रीम है आप लगा के यूज करके देख सकती हैं। पर यूजुअली अब हम लोग आजकल IMA के ये से चलने पर आप किसी को भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मत बताइए। हाँ। इसलिए कि कभी कभार ये तो खैर लोकल एप्लीकेशन है। है क्या कैंडिड हाँ, वही ठीक वही बता, वही है क्लोट्रिमाजोल है। ये एंटी फंगल दवा है, ये सबसे कॉमनली यूज यही दवा है कि मोस्टली फंगल इन्फेक्शन ही होता है। और ये बरसात के टाइम थोड़ा सा जल्दी शुरू होता है, किसी किसी को बहुत क्रॉनिक हो जाता है। अक्सर सुनिएगा महीना 2 महीना ठीक हुआ, फिर हुआ, ठीक हुआ, फिर हुआ, तो उसके लिए फिर थोड़ी लंबा ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं। जैसे वीकली एक मेडिसिन खाइए आप 2-3 महीने तक, तो वो कंट्रोल करता है। तो ठीक है, वो एक मतलब आप कहिए कि सबसे माइल्ड सा एक ऑइंटमेंट है। डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कोई भी आपको इंटीमेट एरिया का कोई भी प्रॉब्लम है, दिखाइए जरूर। हाँ, बगैर बहुत पेशेंट हाँ, वही
कि 2 महीने 3 महीने से प्रॉब्लम था, सोचे ठीक हो जाएगा, सोचे नहीं, सोचिए कुछ ही दिन तक, जरा 2-3 वो महीने तो बड़ा तक मत रूप ले सोचिए। लेगा ना, हाँ बिल्कुल। इन्फेक्शन तो काफी बड़ा रूप ले लेता है कभी कभी। ओके, थैंक यू। एक और चीज मैं पूछ रही थी कि जो अभी यूरिन वाला बोल रही थी, जैसे ओल्ड एज में जो यूरिन का प्रॉब्लम होता है, जो बिल्कुल रुकता नहीं है, मैंने जैसे हाँ। देखा है, वो एकदम से आता है और फिर एकदम से लगता है कि रिलीज हो जाएगा, तो उसके लिए जो ओल्ड एज लेडी हैं, उनको वो क्या एक्सरसाइज काम करता है, मसल वाला जो आप बताई थी? बहुत नहीं, बहुत नहीं करेगा। उनके लिए बात करें, एक मेडिसिन भी आई है जो अच्छा, थोड़ा मेडिसिन हेल्प है। करता है। हाँ अब आई है, लेकिन गारंटी 100% तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो इतनी लैक्सिटी हो गई है अब उसमें कि नहीं यूरिन होल्ड करता। और फीमेल यूरेथ्रा बहुत छोटा ये है, उसमें जितने भी मसल हैं वो बहुत जल्द नहीं होल्ड कर पा रहे हैं यूरिन। तो उसका एक एडवाइस ये रहता है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी यूरिन पास कीजिए, जैसे सोच के नहीं भी फील हो रहा हो तब तो घंटे 1.5 घंटे पर जाके, मतलब थोड़े थोड़े बाद एक बार चले हाँ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, यूरिन अगर नहीं वहां इकट्ठा होगा तो नहीं लीक होगा, ये उसका लॉजिक है। अच्छा, अगर लोअर पोर्शन में वो ड्राइनेस और इचिंग हो हल्की सी, तो फिर उसके लिए भी क्या दिखानी है, या वो थोड़ा सा कैंडिड वगैरह नहीं से वो देखिए, होता है? हाँ वो देखिए, वो मैंने कहा ना कि कैंडिड वाला जो क्रीम है वो आप साधारणतया यूज करके देख सकती हैं 2-4 दिन। अच्छा, अगर आपको लगा कि हाँ कि उससे कुछ फायदा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो जरूर मिल लीजिए कुछ को, क्योंकि कुछ ओरल दवाएं भी होती हैं एंटीफंगल, और फिर कुछ क्रीम, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बेटर जल्दी रिजल्ट आता है। अच्छा, एक और चीज पूछ रहे थे कि ये जो यूट्रस का कैंसर आजकल इतना बढ़ गया है, तो उसका सिम्टम्स मतलब कैसे पता चलेगा? एक बार वो बता देती। हाँ, उसके यूट्रस के कैंसर का 2 पार्ट होता है, एक तो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, जो हाँ, जो वो यूट्रस तो का उसको हाँ जान ही रही है, जो उसका लंबा पोर्शन सर्विक्स कहलाता है उसके ये पे, और एक बॉडी ऑफ यूट्रस होता है, बॉडी ऑफ। तो इरेगुलर ब्लीडिंग तो दोनों ही केस में है, ठीक है। अच्छा, और फिर जो हिस्ट्री रहती है उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन करके, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो हम लोग करते हैं, उसमें भी कुछ कुछ एज के बाद उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। और नहीं तो फिर हम लोग अगर बहुत इरेगुलर है, मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर उसको देख के कि अगर सर्विक्स पर कोई भी तरह का घाव लग रहा है या थोड़ा इरोजन जैसा कुछ लग रहा है, तो वहां का टिश्यू काट के टेस्ट में भेजा जाता है वो देखने के लिए। और दूसरा यूट्रस का भी जो डीएनसी कहते हैं, एक सिंपल डीएनसी करके अंदर का टिश्यू टेस्ट पर में भेजते हैं, क्योंकि ये सब अल्ट्रासाउंड पर नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड का भी लिमिटेशन है कि अल्ट्रासाउंड में कोई बड़ा ग्रोथ रहेगा तो ही उसका शैडो आएगा। ये सब जो बहुत छोटी छोटी चीजें, खासकर सर्वाइकल कैंसर का और या बॉडी ऑफ कैंसर अगर है तो उसका ये इसमें नहीं आएगा। तो इरेगुलर ब्लीडिंग का हिस्ट्री अगर 40 इयर्स के बाद है, तो एक तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन से सर्विक्स का देख लीजिए, अगर हेल्दी है तो बॉडी ऑफ यूट्रस का जो डीएमसी करके एक टिश्यू टेस्ट करा लेते हैं, तो उसमें आ जाता है कि अगर ऐसा मतलब कोई मोस्ट प्रॉब्लम कॉमन है। अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है तो वो हाँ सबसे पहले तो आप उसी को हाँ, देखिए फर्स्ट और सिम्टम में। यूजुअली वही 35 वो एज होता के है, बाद का तो हाँ, मतलब वो 35 का जरूर, एज मतलब तो वो मोस्टली करा ये लेना सिम्टम चाहिए। आता है, हाँ, इरेगुलर ब्लीडिंग यूजुअली वाला। हम लोग की कंट्री में तो अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, अदरवाइज तो आप इतना सब लोग जान ही रहे होंगे। फॉरेन कंट्रीज में तो एवरी 6 मंथ रजिस्टर्ड होती हैं औरतें हॉस्पिटल से, तो 6 मंथ उनको नोटिस आ जाता है कि आप आके सारा टेस्ट कराइए। और एक पैप्समियर का जो रोल था, जो तुम कराई भी थी अपने क्लब से हाँ, करवाए में, थे वो। हाँ पैप्समियर का एक रोल जरूर है, इसलिए उसको कहा जाता है कि 30+ के बाद आप एवरी 6 मंथ 1 ईयर पर एक वो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। वो बिल्कुल जो भी डिस्चार्ज अगर बॉडी ऑफ यूट्रस का या सर्विक्स का इकट्ठा हो रहा है, तो उसको सर्वाइकल ये से लेके और उसका सिर्फ स्लाइड पर उसका टेस्ट कर लेते हैं। वो कोई बहुत ना तो एक्सपेंसिव बहुत है और ना ही कोई बहुत ज्यादा टीडियस वर्क है। हाँ, ये तो मैंने वो पिछले एवरी भी बार 6 मंथ। बताया था कि हाँ ये हाँ मैंने जो सर्वाइकल में कैंसर का जो वेबिनार करवाया था, तब मैंने उस हाँ वक्त भी हाँ बोला था कि मैंने खुद हम्म करवाया हुआ है इसका टेस्ट, तो मुझे पता है हाँ, इसमें ना कोई पेन है ना कुछ भी नहीं है, इतना आराम से कुछ होता नहीं है। है। फिर भी और यहाँ पे इसमें नहीं, मतलब लेडीज जल्दी से आगे बढ़ती नहीं है कोई भी चीज के लिए, हाँ बस वही बात है, वही यहाँ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ज्यादा है कि कोई सब नहीं, हम तो एकदम ठीक है, हमको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक रूटीन चेकअप है, जैसे अब हाँ, आजकल रूटीन चेकअप है। बॉडी चेकअप कराने का कॉन्शियसनेस आ गया है कि हम बॉम्बे गए तो हमने पूरा बॉडी चेकअप कराया एकदम 10-20 हजार रुपया हॉस्पिटल में दे के। लेकिन वहां चेकअप अगर होगा तो उसमें ये होता है, पपनियर होता है,
मैमोग्राफी है, पेप्समियर है, ये सब एक रूटीन टेस्ट में उनके आ गया। लेकिन यहाँ हम लोग सिंपली तो कर ही सकते हैं ना, हर लेडीज को 35 के बाद कर सकते हैं कि भाई आप एक बार करा लीजिए, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बताने अब तो पर करा भी लेते हैं। आपसे सिर्फ ये अनुरोध कर सकती हूँ कि आपके पास जितने पेशेंट आए आप उनको जरूर बोलिए कि आपको करवाना चाहिए। बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। एक कविता जी का एक क्वेश्चन आया है, हाँ, मेंस्ट्रुअल कप इज सेफ और नॉट? मैडम मैं कहा तो सही कि हम लोग पिछले जमाने के लोग हैं, हम लोग इस तरह की चीजों यूज तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, नाम ही सुने हैं। इसलिए अब अगर यंग एज की लड़कियां यूज करती हो तो मुझे लगता है कि सेफ ही है, ऐसा कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जिसको अगर सूट कर रहा है तो यूज करें। लेकिन हम लोग उस स्टेज पर, हम लोग के टाइम इस सब चीज का इतना ज्यादा यूज नहीं था। ये सब बुक में ही सिर्फ मेंशन होता था कि ये चीजें होती हैं। हाँ, मतलब पर्सनल यूज नहीं किया है डॉक्टर साहब ने, तो इसलिए इस पे जमाना बीत गया, जमाना बीत गया। और किन्हीं को के मन में कोई सवाल हो? गर्ल्स में से कोई? किसी की फैमिली में भी कोई हो, जरूरी नहीं कि उन्हीं को प्रॉब्लम हो, उनकी मदर को, उनकी इन-लॉज को, या किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी पूछ सकती हैं। जरूरी नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन पूछे अपने आसपास के लोगों को ही ध्यान में रख के पूछा है। वैसे ही अगर आपके भी लगे कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप पूछ सकती हैं कुछ भी। आपको लगता है कि कोई और पोर्शन में थोड़ा बोल सकती हूँ तो वैसे भी बता दीजिए, उस पर मैं उस टॉपिक पर थोड़ा कुछ बता दूं। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं सांगली से बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग। नाम बता दीजिए एक बार अपना। हाँ, ज्योति पवार बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। पहले आपको थैंक्स कि आपने बहुत ही सिंपली तरीके से बताया सब। हाँ जी, थैंक यू। और आप बहुत ब्यूटीफुल इस एज में भी लग रही हो। थैंक यू, जो भी हो आप। थैंक यू सो मच। थोड़ा तैयार होके भी बैठी हूँ आगे। यूजुअली कनेक्ट करती हूँ जैसे रहती हूँ वैसे ही, लेकिन बात सोचा मैं ही स्पीकर हूँ तो। और हेयर स्टाइल भी उनका काफी स्टाइलिश है। थैंक यू विम्मी, थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन क्या, मैं अभी 38 साल की हूँ। हाँ, मेरे अभी 2 बच्चे हैं, लेकिन मैंने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन नहीं किया है। ठीक है। तो करना जरूरी है क्या अब इस एज में? आपका छोटा बच्चा कितने साल का है? अभी वो 4th स्टैंडर्ड में। अरे एज बताइए ना मैडम। 10 एज। 10 एज का है तो 10 साल से अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है बीच में, आपने अबॉर्शन भी कराया है कभी? हुई है, एक बार हुई है। एक बार हुई है। तो देखिए, मेरा ये कहना होता है कि ये नौबत ना आए। ठीक है, एक बार की बात है, चलिए। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराइए, और भी तरीके हैं फैमिली प्लानिंग के। मल्टी लोड लगवाना 5 साल के लिए तो बिल्कुल लगता है। अब आप 38 पर अगर हैं तो आप शायद एक सेशन ही लगाएंगी तो काम निकल जाएगा। तो दिक्कत ये होती है ना कि इसको अगर समझाइए ना तो ना मल्टी लोड से तो एकदम ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो हमारी भाभी ये बोली, तो हमारी ननद ये बोली, हमारी चाची, मतलब ये लोग सारे मोहल्ले से डिस्कस करके आते हैं कि इनको मल्टी लोड लगवाना है या नहीं। तो हम बोलते हैं कि आप डॉक्टर की बात सुनिए ना मैडम, लोगों की बात मत सुनिए। तीन चीजें कॉन्ट्रासेप्शन के हैं, वो मैं बता दूं आप लोगों को। एक तो टैबलेट खाना है। तो ये जो बाजार में टैबलेट्स अवेलेबल है कि हफ्ते में 1 खा लिया और हफ्ते में 2 खा लिया, ये हम लोग के मेडिकल साइंस में नहीं है। हम लोगों के यहाँ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो 21 डेज का साइकिल होता है, 21, 24, 28 किसी भी डे। तो 28 डेज वाला हम लोग यूजुअली बताते हैं जो थोड़ी विलेजर्स हैं, इसलिए कि उनका 28 डेज वाली टैबलेट पिल को आप लगातार खाइए। जिस दिन 28 टैबलेट खत्म हुआ उसके अगले दिन से नेक्स्ट पिल शुरू कर दीजिए। लास्ट के 4 डेज में आपका पीरियड शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल में टैबलेट को नागा नहीं करना है किसी भी दिन, तो उन लोगों को सुविधा होती है। अदरवाइज 21 डेज का ही साइकिल होता है, तो 21 डेज तक खाइए। पीरियड के 5th 6 डेज से इसको शुरू कीजिए। 21 डेज खाइएगा तो आपका 26 डेज पहुंच गया, पिल खत्म हुआ, छोड़ दीजिए। 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपका पीरियड शुरू होगा। लगभग आपका साइकिल का डेट भी वही मेंटेन होगा। फिर उसके 5th 6 डे से आप नेक्स्ट पैक शुरू कीजिए। ये आप चाहिए तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक खा सकती हैं, पर ये अर्ली एज के लिए ज्यादा बेटर होता है।
लाइक कि आप या तो शादी के बाद आप प्लान कर रही हो तो इसको खाइए, या 1 से 2 बच्चे के बीच प्लान कर रही हो तो खाइए। जब फैमिली कंप्लीट समझ लीजिए कि नहीं, तब फिर ये सब चीजें नहीं बहुत फायदा ही करती। और अगर आपका पिल मिस हो गया तो आपको बीच में ब्लीडिंग हो जाएगी, मिड साइकिल मिस हो गया एंड यू हैड एन रिलेशन, प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो ये सब चीजें थोड़ी। तीसरा है इंजेक्टेबल आया है, जो कि पहला इंजेक्शन लेना है आपको वैसे ही 5th-6th डे पर, फिर उसके 2 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लेना है, एंड देन एवरी 3 मंथ्स। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये भी एक हार्मोन है, ये एक लेवल बढ़ा देता है तो आपकी पीरियड बंद हो जाती है। 3-4 महीने 6 महीने पीरियड नहीं होंगे, बस वो लोग छोड़ देती हैं, इंजेक्शन लेना छोड़ दी, आई नहीं कुछ बात करने, छोड़ दी, और उसके बाद बीच में कभी प्रेगनेंसी हो गई, नहीं हमने तो इंजेक्शन भी लिया तो भी ऐसा हो गया। इंजेक्शन लेने से ब्लीडिंग महीना ही बंद हो जाता है। तो महीना बंद भी हो गया है तो कोई हर्ज नहीं है उससे, आपको कम से कम प्रेगनेंसी तो नहीं होगी आपको। तो चीजों को समझना, हम लोग की सोसाइटी में महिलाओं को समझना या समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आपके लिए जरूर मैं कहूंगी कि आप एक सेशन में 5 साल का मल्टी लोड आता है, आप लगवा लीजिए। नेक्स्ट के बारे में बाद आप छोड़ सकती हैं, 43-44 का एज हो गया तो। ये मेरा तो ये मानना है, मैं जो भी मेरे नियर डियर मेरी बेटियां जो जिनको भी है, मैंने सबको कॉन्ट्रासेप्शन का यही मेथड समझाया है बेटर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू ज्योति जी। और किन्हीं को? और यस किन्हीं मैम, को? मुझे हाँ बस हाँ, फटाफट बोलिए। पूछिए, एक का बात खत्म हो तो शुरू हो जाइए फटाफट। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं चीनू कुमारी फ्रॉम जीवीएम कॉलेज। मैं पूछ रही थी कि मेरी मॉम को 2-3 मंथ से थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो जरूरी है कि वो ओवरी में गांठ बनने के गांठ बन रहा देखिए, हो तो नहीं, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन सुनिए। ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है? पीरियड अपने टाइम पर ही हो रहा है? हाँ, टाइम पर ही हो रहा है। टाइम पर हो रहा है। कितने दिन रह रहा है? मतलब नॉर्मली जितना पहले रहता था वैसे अभी रह तो रहा है 3 डेज। नहीं, तो दूसरा ये चीज है, अगर वो 4-5 डेज ही रह रहा है और उसी यस मैम। 4-5 डेज में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या उसका ड्यूरेशन बढ़ गया है, लाइक 4-5 डेज के बजाय वो 7-8 डेज तक चल रहा है, तो आप समझ रही हैं कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? शहर में रह रही हैं आप। यस मैम, मम्मी बोली है कि अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ बिल्कुल। तो अगर अगर मान लीजिए नहीं कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी मेडिसिन बता दी जाती है। एक तो आयरन वायरन जरूर खाइए, अपने डाइट पर ध्यान रखिए, और दूसरी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आप सिर्फ उसी समय खाइए, पीरियड के समय ही खाइए, वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, इतने दवा से भी काम चलती है। तो कम से कम मिलना तो चाहिए ही ना। अब दिखा ले, अब आपको ये क्या एज होगा आपकी मम्मी का? एटलीस्ट 40+ तो होंगी। यस मैम। हाँ 40-40, तो इस 40-45 के एज पर तो मैंने अभी इतनी सारी बातें बताई, कुछ टेस्ट तो यस हो ही मैम। जाने चाहिए ना, जिसमें कि हाँ, ये वो पता टेस्ट अगर करवाती है। हाँ अगर नहीं कुछ निकलता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको नहीं, मेडिसिन पहले से कंट्रोल कर दिया जाएगा। अभी 2-3 मंथ से हो रहा था उनको ब्लीडिंग थोड़ा हाँ, ज्यादा, वो भी जैसे 3 डेज ही होता है उनको पीरियड्स, तो 3 डेज में ही हाँ। थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था। नहीं तो वो एक प्रॉब्लम है। ये इसका ये तुरंत आप ओवरी के गांठ पर मत जाइए कि ओवरी में गांठ ही हो गया होगा। यूट्रस में भी फाइब्रॉइड से ये प्रॉब्लम होता है, खासकर जब बच्चे उच्चे हो गए हैं, और 40-45 का जो एज है, तो उसमें यूट्रस ओवरी के गांठ से ज्यादा यूट्रस का गांठ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है कि आफ्टर यूट्रस रिमूव मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैंने सुना है कि बॉडी में कैल्शियम कम होने लगता है, तो कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए मैम। हाँ, कैल्शियम सप्लीमेंट तो ऐसे भी यूट्रस नहीं भी रिमूव हुआ है, और अगर मेनोपॉज ऐसी भी महिलाओं को 30-35 के बाद कैल्शियम थोड़ा जरूर यूज करना चाहिए। और ऐसे आप थोड़ा अपना डाइट देखिए। मैं दूध की तो बहुत ही खुद भी मैं बहुत फैन हूँ, और मैं बहुत सलाह भी देती हूँ कि दूध जरूर पीजिए, कम से कम 1 ग्लास दूध जरूर पीजिए डेली, और एक कैल्शियम ऐड कीजिए। तो कैल्शियम में भी है कि अगर आप रेगुलर खा रही हैं तो महीना 2 महीना खाइए, फिर 15 डेज गैप भी कर दीजिए, कि कैल्शियम डिपोजिशन भी नहीं होना चाहिए बॉडी में ज्यादा। आप नहीं जान रही है कि आपका कैल्शियम लेवल कितना है और कितना कैल्शियम आप खा रही हैं, तो आप महीना भर खाइए या 2 महीना लगातार खा के फिर छोड़ दीजिए कैल्शियम, 15 दिन छोड़ दीजिए, 20 दिन छोड़ दीजिए, फिर खाइए। तो वो कोई ऐसा ड्रग नहीं है कि छोड़ देने से कोई बहुत हानि हो जाएगी। तो कैल्शियम का थोड़ा रोल तो है।
उसमें। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आफ्टर 40 एज प्लीज नाम बता दिया कीजिए एक बार क्वेश्चन पूछने से पहले। सॉरी मैम, माय नेम इज दीक्षा फ्रॉम जीवीएम कॉलेज। अच्छा दीक्षा, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि आफ्टर 40 एज वुमेन्स को कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, एक तो ओवरऑल जो हेल्थ चेकअप का टेस्ट है उसमें तो सब चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड का सारा ये किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट एक बार तो जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल रेंज में चल रही हैं तो फिर 1-2 साल के लिए आप निश्चित है 40 के बाद भी। पर स्पेशली जो वुमेन कंसर्निंग ये है, उसमें एक तो अगर डॉक्टर को आप दिखा रही हैं तो ब्रेस्ट चेकअप डॉक्टर कर ही लेगा। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, नहीं तो एक मेमोग्राफी भी उसमें इंक्लूडेड रहता है कि ईयरली एक मेमोग्राफी करा लीजिए। दूसरा, एक पैप्समियर की बात मैंने बताई, पैप्समियर जरूर करा लीजिए, जो कि बहुत सिंपल सा ही टेस्ट है और आप एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में एक बार करा ले सकती हैं। ये 2 चीजें आपको कोई भी अगर डिजीज शुरुआत हो रही है तो आपको उसका सिम्टम आ जाएगा उसमें टेस्ट में, तो फिर आप आगे बढ़िए, फिर आगे के टेस्ट कराइए। ओके एक बार बोन डेंसिटी टेस्ट भी होता है जिसमें पता चलता है कि आपके बोन में कितना कैल्शियम का ये है, जो ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। ये भी वही 40-45 के बाद ही की बात होती है, जब पीरियड बंद हो जाता है या तो मेनोपॉज इटसेल्फ सेटअप हो गया है या यूट्रस निकाल दिया गया है, तो दोनों ही हालत में बोन डेंसिटी कम होने लगते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम का ही रोल है। लेकिन अगर कैल्शियम और विटामिन डी, मोस्टली कैल्शियम जो मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ थोड़ा विटामिन डी मिला ही रहता है, और नहीं तो फिर विटामिन डी का टेस्ट जब एक रूटीन टेस्ट होता है तो विटामिन डी, कैल्शियम सब करा लिया जाता है। विटामिन डी की कमी से भी बहुत सी प्रॉब्लम है। महिलाओं को बैकएक होना, पैर में बहुत दर्द रहता है, तो नहीं समझ में आता है कि दर्द की गोली खा लिए काम खत्म, लेकिन ये सब चीजें उससे होती है, विटामिन डी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब एक विटामिन टेस्ट बता रही हैं आप, और मेमोग्राफी और विटामिन डी, पेप्समियर, है ना? श्योर, विटामिन टेस्ट, ओके। और किसी को? यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। मैम हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि कोई अगर लेडी है तो वो गर्भ निरोधक गोली या सुई का इस्तेमाल करती है तो उसका कोई नहीं होता है, उसको इन्फेक्शन कुछ ओवरी में? ऐसे आप वेगली बात कीजिएगा तो नहीं पता चलेगा ना मैडम। इन्फेक्शन, ओवरी का इन्फेक्शन आपको कैसे देख गया? वो तो नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम आएगा ना सामने, या तो पेन हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड पर पता चलेगा या ब्लड टेस्ट पर कुछ पता चलेगा, तो वो तो फिर एक प्रोसेस हो गया ट्रीटमेंट कराने का। मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रही हैं आंटी कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, जो ये ये जो बहुत, खा रही है बहुत गर्भ निरोधक गोली या जो भी खा रहा है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं? आई थिंक वो पूछना चाह रही हैं। नहीं, साइड इफेक्ट तो है ही है, बहुत लंबा तो नहीं कहा, तो उसमें भी अब आजकल देखिए किसी भी दवा का जो आगे रिसर्च के बाद जो निकलता है तो उसमें आजकल लोएस्ट डोज, मतलब जो मिनिमम जिस डोज पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खा के कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, उस तरह की गोलियां भी आ गई हैं। तो आप कहाँ से ले रही हैं, कहाँ से कैसे ले रही है? अब यहाँ तो आधा से अधिक पेशेंट तो हम लोग के पास ऐसे ही आते हैं कि हमने दुकान से दवाई ले ली। सुबह में पेशेंट आएगा, रात में बहुत पेट में दर्द था, 2 इंजेक्शन पड़ा, 2 गोली खा ली, तो क्या इंजेक्शन पड़ा, क्या गोली खाई, कुछ नहीं पता है। आसपास के डॉक्टर कंपाउंडर से मिल लिए तो आधा इलाज तो खुद हो ही जाता है इन लोग का। आजकल तो पीरियड ओवर ड्यू हुआ 10 दिन, दुकान से जाके दवाई लेके खा लिए, जब महीने भर तक ब्लीडिंग होती रही तो हम लोग के पास आते हैं। तो दुकान हम लोग के यहाँ अवेलेबल है, दवाई जाके बोला कि भाई ऐसे है, दुकान वाला दवाई दे दिया। तो ये नहीं, उसमें आप एक बार डॉक्टर से मिलिए, अपने बात को बताइए, और अगर आपको लंबा टाइम तक ये दवा खाना है तो उसमें भी दवाएं हैं, जो लोएस्ट डोज की दवाएं अब आ गई हैं मार्केट में, तो उस तरह का कोई चीज चूज कीजिएगा तो उसको फिर खाती रह सकती हैं। पर कोई 10-20 साल नहीं ना खाइएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसलिए तो मैंने कहा कि ये सब चीजें 2 बच्चे के बीच के गैप के लिए या शादी के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ये सब का रोल है। अदरवाइज अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप साल भर 2 साल खा सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। जैसे जैसे एज अगर आपकी बढ़ेगी तो फिर हार्मोन तो हार्मोन ही है, बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम करेगा ना।
मतलब लंबे समय तक ये दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, नहीं बस लंबे डॉक्टर समय साहब तक ये नहीं। बता रही हैं। और किन्हीं को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। ओके, आई थिंक सभी ने पूछ लिया है, जिनको भी कोई कुछ पूछना हो डॉक्टर साहब से तो चलिए। अब किसी का कुछ नहीं आया है क्वेश्चन, तो अब मैं धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले हमारे स्पीकर मंजू सिन्हा जी का, डॉक्टर मंजू सिन्हा जी का। बहुत ही कीमती समय उनका वो निकाल कर आई, और उनको सुनना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। एक तरह से वो इतनी अच्छे से सारी चीजें बताती हैं कि बस धारा प्रवाह में सुन लेती हूँ, फिर बाद में सोचती अच्छा ये बताया था। तो बहुत ही अच्छे से आज भी उन्होंने सब कुछ बताया, और मेरे ख्याल से उन्होंने पहले ही सारी बातें जो हो सकती थी अपने बात में सारी बातें रख दी थी। फिर भी जिनकी जो भी थी कि भाई ऐसे वैसे, तो सारे उन्होंने निदान भी अच्छे से किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी मेंबर्स आज जुड़ी हैं इसमें, आज के प्रोजेक्ट में हमारे, और जो भी प्रेसिडेंट्स आई हैं, ISOs बहुत सारी जुड़ी हैं हमारे साथ, बाहर से भी कई लोग जुड़े हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग क्वेश्चंस पूछने में कभी मत झिझकिए, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन पूछता है लेकिन जानकारी सबको मिलती है। इसलिए मैं बार बार ये बोलती हूँ कि क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत बार लोग पूछ भी नहीं पाते हैं, बहुत बार दिमाग में चीजें नहीं आती हैं, लेकिन अगर कोई भी पूछता है तो जानकारी सबको मिलती है, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब भी कोई स्पीकर आए तो आप लोग बेझिझक पूछिए, ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी हो, बाकी लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के लिए, और मैं आशा करती हूँ हमारा अगला सेशन 4 तारीख को है परिणीता के अंतर्गत। वो हमारा ब्यूटी एक्सपर्ट का है, जिसमें आपका मेकअप का क्लासेस है। बहुत ही अच्छा सेशन है, सेम लिंक है। अगर जो भी मैं फिर भी लिंक भेजूंगी एक बार, लेकिन सेम लिंक है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। 5 बजे से है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन अब हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।